हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोमेंट्स। तो देखो, मोमेंट्स क्या होता है बेसिकली। कभी भी आप डेविएशन निकालते हो मीन से या किसी भी अदर वैल्यू से, अगर आप डेविएशन निकाल के उसका एवरेज लेके उसको आप किसी पार दे देते हो, तो आपको क्या बोलते हैं, उसको हम मोमेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी डेविएशन निकाली, उसको 0 पार दे दी या 1 पार दे दी, 2 पार दे दी, 3 पार दे दी, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये सारी जो आप डिफरेंट पार्स दे रहे हो डेविएशन को, दैट इज नथिंग बट योर मोमेंट। अब जो मूवमेंट होता है ना, उसकी वजह से आप स्कैटर्डनेस निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप वेरिएंस पढ़ोगे अभी। आप इससे सिमेट्रिकल है डेटा या एसिमेट्रिकल है वो निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ोगे मोमेंट जो हमारा स्क्यूनेस में हेल्प करता है। और यहाँ से आप पता कर सकते हो पीकनेस। पीकनेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कर्टोसिस पढ़ोगे, मतलब बेसिकली एक मूवमेंट है जिसकी मदद से आप कर्टोसिस निकाल सकते हो। तो आप ये बता सकते हो आपका कर्व पीक्ड है या फ्लैटर है। इसको जनरली हम डिनोट करते हैं म्यू से। आपको यहाँ पे इससे भी डिनोट किया हुआ मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसमें इससे डिनोट किया है। बट जनरली हम इसी से डिनोट करते हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ मूवमेंट देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, बट मेजरली हम यही होता है। एक तो हमारा ओरिजिन से होता है, दैट इज नोन एज रॉ मूवमेंट। और जब आप मीन से निकालते हो, दैट इज नोन एज सेंट्रल मूवमेंट। एक और होता है, अगर आप किसी भी रैंडम कांस्टेंट से निकाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कांस्टेंट अज्यूम कर लिया ए, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री कांस्टेंट। जनरली आपके ये दोनों यूज होंगे। तो पहला मूवमेंट पढ़ते हैं रॉ मूवमेंट। रॉ मूवमेंट में क्या होता है कि बेसिकली हम जो डेविएशन ले रहे हैं ना, वो हम ओरिजिन से ले रहे हैं। हम डेविएशन ले रहे हैं ओरिजिन से। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फर्स्ट रॉ मूवमेंट निकालना है, ये फर्स्ट रॉ मूवमेंट ऐसे डिनोट होगा, म्यू 1, क्योंकि फर्स्ट है, और डैश इसलिए क्योंकि रॉ मूवमेंट है। तो अगर इसको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? समेशन एक्स माइनस डेविएशन कहाँ से लोगे? ओरिजिन से, डिवाइड बाय एन, क्योंकि ये हम एवरेज ले रहे हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट रॉ मूवमेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार आएगी क्योंकि फर्स्ट रॉ मूवमेंट है। अब इसको निकालोगे, एक्स माइनस जीरो विल बी जीरो एक्स, तो ये समेशन एक्स। तो ये आपका क्या आ गया? एक्स बार। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट रॉ मूवमेंट इज नथिंग बट योर मीन। फर्स्ट रॉ मूवमेंट इज नथिंग बट योर मीन। अब देखो, सेकंड रॉ मूवमेंट निकालना है, तो दैट इज ऑल्सो इजी। यहाँ पे क्या आएगा? ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम रॉ मूवमेंट निकाल रहे हैं। डेविएशन हम कहाँ से ले रहे हैं? ओरिजिन से, इसलिए ये आ रहा है। और सेकंड है, इसलिए हम ये ले रहे हैं। तो जो मूवमेंट निकालोगे उतनी पार आपको रेस करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स माइनस ओरिजिन रेस टू पावर 2, क्योंकि हम सेकेंड मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो एक्स माइनस जीरो विल बी एक्स, तो यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर बाय, तो ये आप देख सकते हो ऐसे आ गया। वैसे ही अगर आप थर्ड रॉ मूवमेंट निकालोगे, तो दिस विल बी समेशन एक्स माइनस ओरिजिन। क्यों है? क्योंकि हम रॉ मूवमेंट निकाल रहे हैं। पार 3 क्यों आएगी? क्योंकि हम थर्ड रॉ मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा समेशन एक्स क्यूब बाय एन। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप ओरिजिन से डेविएशन ले रहे हो, इसलिए रॉ मूवमेंट है। आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ले रहे हो, क्योंकि इसलिए ये मूवमेंट है। अब नेक्स्ट आता है सेंट्रल मूवमेंट। अब जो आपका सेंट्रल मूवमेंट है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो डेविएशन लेते हैं ना, वो मीन से लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट निकालना है, तो आप ऐसे निकालोगे। अगर रॉ मूवमेंट निकाल रहे थे, तो हम उसके आगे डैश भी लगा रहे थे। तो ये डिफरेंस है। अगर आपको पता करना हो कि कौन सा रॉ मूवमेंट है, कौन सा सेंट्रल मूवमेंट है, तो ये रॉ मूवमेंट है। मतलब इसमें डेविएशन जो होगा, क्या किससे होगा? ओरिजिन से। और यहाँ पे जो डेविएशन आएगा, वो आपका किससे आएगा? मीन से। एक्स माइनस एक्स बार रेस टू पार 1। तो ये आपका क्या आ गया? फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट। अगर आपको सेकंड सेंट्रल मूवमेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? समेशन एक्स माइनस एक्स बार रेस टू पार 2 आएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय एन। और अगर आपको याद हो, तो ये हमारा वेरिएंस होता है, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है जो आपका सेकंड सेंट्रल मूवमेंट है वो वेरिएंस है। तो हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट रॉ मूवमेंट जो होता है, दैट इज योर मीन, बट सेकंड सेंट्रल मूवमेंट इज योर वेरिएंस। इज इट क्लियर? ये दोनों जो चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड रिमेम्बर दिस। अब देखो, थर्ड रॉ मूवमेंट या सेंट्रल मूवमेंट, अगर थर्ड सेंट्रल मूवमेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना। समेशन एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि सेंट्रल मूवमेंट है, डिवाइड बाय एन, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हो। सॉरी, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट है, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो वैसे ही आप निकालते रहो, तो ये आपका सेंट्रल मूवमेंट आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था, एक और होता है मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है, जो आप डिफरेंस ले रहे हो, वो आप ए से लोगे। मतलब फॉर्मूला वही रहेगा। अगर आप मूवमेंट निकाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, या आप मूवमेंट निकाल रहे हो, आरथ मूवमेंट निकाल रहे हो अराउंड आर्बिट्री कांस्टेंट, तो कैसे निकालोगे? समेशन एक्स माइनस ए, क्योंकि आप कोई भी एक कांस्टेंट ले रहे हो, डिवाइड बाय एन। और यहाँ पे अगर आरथ मूवमेंट निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम मूवमेंट की हेल्प से स्कैटर्डनेस निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा वेरिएंस होता है। वेरिएंस क्या होता है? सेकंड सेंट्रल मूवमेंट इज योर वेरिएंस।
तो वेरिएंस की मदद से आप स्कैटरनेस निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है स्क्यूनेस। मैंने आपको बोला था ना कि सिमेट्रिकल है डेटा या नहीं है, वो भी आप निकाल सकते हो मूवमेंट की हेल्प से। तो जो आपका ये मूवमेंट है, ये आप कह सकते हो यहाँ पे ये नहीं आएगा, इट शुड बी म्यू 3 m3। वैसे तो म्यू 3 होता है, एक्चुअल फॉर्मूला शुड बी म्यू 3 डिवाइड बाय ये आपका म्यू 2 3/2, ये आएगा बीटा 1 की वैल्यू। तो बेसिकली क्या है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो नथिंग, बस ये आपका वेरिएंस आएगा, मतलब मतलब सिग्मा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ये वैल्यू है, तो वेरिएंस क्योंकि पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो जो आपका बीटा 1 है, अगर देखो ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, तो बीटा 1 किस पे डिपेंडेंट हो गया, प्लस माइनस नेगेटिव या जीरो के लिए, इस पे म्यू 3 पे। और अगर आपका बीटा 1 म्यू 3 पे डिपेंडेंट है, म्यू 3 क्या है आपका थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं थर्ड सेंट्रल मूवमेंट ही आपका स्क्यूनेस बता रहा है। क्योंकि देखो वो क्या कह रहा है, अच्छा दोबारा से पढ़ते हैं। ये बीटा 1 का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे ना क्यूब नहीं आएगा, ये म्यू 3 आएगा, और ये म्यू 2 ये रेस टू पावर 3/2। तो ये जो हमारा बीटा 1 है, अगर बीटा 1 ज्यादा है जीरो से, तो हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या होता है, आपका डेटा पॉजिटिव साइड में ज्यादा है, ये हो गया। अगर बीटा 1, यहाँ पे भी बीटा 1 है, बीटा 1 अगर आपका लेस देन जीरो है तो नेगेटिवली स्क्यूड है, मतलब डेटा नेगेटिव साइड में ज्यादा है और पॉजिटिव साइड में बहुत कम है, ये नेगेटिव साइड में बहुत ज्यादा है। और अगर बीटा 1 जीरो है तो डेटा आपका सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब बेल शेप बनता है ऐसे, दिस इज योर सिमेट्रिकल डेटा, बेल शेप, मतलब जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट साइड में है, तो सिमेट्रिकल एग्जैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, अगर बीटा 1 ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, लेस देन जीरो है तो नेगेटिवली स्क्यूड, इक्वल टू जीरो है तो सिमेट्रिकल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका बीटा 1 है, बीटा 1 का फॉर्मूला हम ये कह सकते हैं, और जो वेरिएंस है या आप सिग्मा कह लो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो बीटा 1 किस पे डिपेंडेंट हो गया इनडायरेक्टली, आपका म्यू 3 पे। और म्यू 3 क्या मूवमेंट है, तो म्यू 3 जो हमारा मूवमेंट है उस पर डिपेंडेंट हो गया कि अगर म्यू 3 क्या होगा, लेस देन जीरो। अगर म्यू 3 लेस देन जीरो है तो बीटा 1 लेस देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो हो गया तो नेगेटिवली स्क्यूड हो गया। अगर म्यू 3 आपका जीरो है तो बीटा 1 डायरेक्टली जीरो हो गया, क्योंकि हम कह रहे हैं ये तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, जो चेंज आएगा इसमें आएगा। तो इनडायरेक्टली मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी स्क्यूनेस क्या होगी। और स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है ये तो जान लो, लैक ऑफ सिमेट्री। स्क्यूनेस का मतलब होता है सिमेट्री नहीं है, लैक ऑफ सिमेट्री। तो अगर हमारा बीटा 1 जीरो हो गया, अगर बीटा 1 जीरो हो गया तो मतलब स्क्यूनेस नहीं है, मतलब डेटा सिमेट्रिकल है। और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब स्क्यूनेस है। ग्रेटर देन जीरो हो गया, बीटा 1 ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव साइड में डेटा ज्यादा है, ये आपका पॉजिटिव साइड हो गया, ये आपका पॉजिटिव साइड में डेटा बहुत ज्यादा है। और अगर लेस देन जीरो हो गया तो आपका नेगेटिव साइड में डेटा ज्यादा है। तो ये हो गया आपका स्क्यूनेस के बारे में। अब पढ़ते हैं कर्टोसिस। कर्टोसिस का मतलब होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कितना फ्लैट है और कितना पीक्ड है, मतलब कितना आपका कर्व, देखो ये जो आपका कर्व है ये फ्लैट है, बट ये जो आपका कर्व है, ये जो आपका कर्व है ये पीक्ड है। और अगर और कर्व बनाओगे ये कर्व और फ्लैट है, तो आपको कर्टोसिस बताता है कि कितना कर्व्ड है, ये आपका पीक्ड है, सेमी पीक्ड है, या बहुत ज्यादा फ्लैट है, कैसा कर्व है, ये कौन बताता है, कर्टोसिस। अब कर्टोसिस का फॉर्मूला क्या होता है, B2, ये आपका कर्टोसिस का फॉर्मूला है। तो कहीं ना कहीं हम क्या लिख रहे हैं, B2 इज इक्वल टू, ये जो मैंने m लिखा है इसको म्यू 4 बाय आप सिग्मा 4 लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं बीटा 2 किस पे डिपेंडेंट है, म्यू 4 पे। और म्यू 4 क्या है, म्यू 4 हमारा फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट है। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके स्क्यूनेस और कर्टोसिस दोनों किस पे डिपेंडेंट है, मूवमेंट पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम बात करते हैं कि अगर बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टोकर्टिक है, जो बहुत ज्यादा पीक्ड होता है उसको लेप्टोकर्टिक बोलते हैं। अगर लेस देन 3 है तो प्लैटिकर्टिक है, मतलब बहुत ज्यादा जो फ्लैट होता है, जो आपका बहुत ज्यादा फ्लैट होगा, दैट इज आर प्लैटिकर्टिक। और अगर इक्वल टू 3 है तो मेसोकर्टिक, हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि नॉर्मली ऐसे ही होता है मेसोकर्टिक। और जो एक और आपको फॉर्मूला गिवन है, दैट इज गामा। गामा इज इक्वल टू, योर गामा इज इक्वल टू B2 - 3। अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं अगर मान लो बीटा 2 3 हो गया,
अगर आपका बीटा टू 3 हो गया तो गामा 0 हो जाएगा। और हमने पढ़ा बीटा टू अगर 3 होता है तो मेसोकार्टिक होता है, तो गामा 0 पे मेसोकार्टिक होगा। गामा 0 पे मेसोकार्टिक। मतलब बेसिकली दीज आर टू वेज। ये आपका पहला तरीका है कर्टोसिस फाइंड करने का। अगर आपको बीटा टू की वैल्यू से फाइंड करना है तो हम क्या कहेंगे, अगर आपका बीटा टू, देखो क्या बोलोगे आप, अगर आपका बीटा टू क्या है, इक्वल टू 0 मेसोकार्टिक, ग्रेटर देन 3 लेप्टोकार्टिक, लेस देन 3 पैराटिकार्टिक। बट कोई गामा से पूछना चाह रहा है कि गामा के टर्म्स में बताओ, तो हमें पता है गामा क्या होता है, गामा टू इज इक्वल टू बीटा टू माइनस 3 होता है। तो यहाँ पे अगर गामा टू 0 होगा तभी मेसोकार्टिक होगा, ग्रेटर देन 0 तो लेप्टोकार्टिक, लेस देन 0 तो प्लाटिकार्टिक। तो बेसिकली ये आपका दूसरा वे है आपको फाइंड आउट करने का कि आपका किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्टोसिस क्या है। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने रॉ मूवमेंट पढ़े और क्या पढ़े, सेंट्रल मूवमेंट पढ़े। तो जो रॉ और सेंट्रल मूवमेंट दोनों हैं, आप इनको कन्वर्ट भी कर सकते हो। कन्वर्जन का प्रोसेस ये है आपका, ये आपका कन्वर्जन का प्रोसेस है कि अगर आपको सेंट्रल मूवमेंट निकालना है, आपको रॉ मूवमेंट्स पता है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। थर्ड सेंट्रल मूवमेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। फोर्थ निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। इसको आप ड्राइव भी कर सकते हो, और अगर आपको ड्राइव करने की क्यूरोसिटी है ट्राई करो, और नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए ड्राइव करके दूंगी ये क्वेश्चंस। अब देखो अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट जो आपका रॉ मूवमेंट है दैट इज योर मीन, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट इज योर वेरिएंस, और स्क्यूनेस का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये स्क्यूनेस का होता है और ये कर्टोसिस का फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट यही बताना चाह रही हूँ, जो आपकी मूवमेंट्स है, मूवमेंट की वजह से आप क्या क्या निकाल सकते हो, मीन, वेरिएंस, और क्या निकाल सकते हो, स्क्यूनेस, और आपका कर्टोसिस। तो ये आपका क्या हो गया, ये बेसिकली मूवमेंट की इंपॉर्टेंस है कि मूवमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सारी चीजें तो इसी से निकल रही हैं। अब नेक्स्ट आता है शेफर्ड्स करेक्शन फॉर ग्रुपिंग एरर्स। मतलब जनरली ये पूछा नहीं जाता, बट आई थॉट कि ये आपको पता होना चाहिए, अगर बाय चांस फॉर्मूला भी आ जाता है तो यू शुड बी एबल टू अप्लाई दैट। वैसे ये आपका जनरली पूछा नहीं जाता। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, वाइल कैलकुलेटिंग मूवमेंट्स। अब देखो शेफर्ड्स करेक्शन फॉर ग्रुपिंग एरर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर आपको कोई कंटिन्यूअस सीरीज गिवन है 10 to 20, ठीक है, उसमें अगर आपको मूवमेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, मिडल वैल्यू, जनरली हम मिडल वैल्यू लेते हैं कि हमने यहाँ पे मिडल वैल्यू विल बी 15, उसके हिसाब से मीन निकालेंगे, उसके हिसाब से जो वैल्यूज निकालनी है निकाल लेंगे। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपका जो डेटा का कंसंट्रेशन है, हो सकता है मिडल वैल्यू के आसपास ना हो सकता है 15 से ज्यादा के आसपास, मतलब आपका कंसंट्रेशन डेटा का बाद में 15 के बाद में कंसंट्रेशन ज्यादा हो, या हो सकता है 15 से पहले काफी कंसंट्रेशन ज्यादा हो। आप तो मिड वैल्यू को इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मिड वैल्यू को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बट हो सकता है कि आपके मिड वैल्यू के आसपास ज्यादा वैल्यूज ना हो सकता है, यहाँ पे क्या लिखा है, वी ऑलवेज टेक द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल दिस, जो आपका 15 है, बट इन रियलिटी इट इज पॉसिबल कि जो मोर देन हाफ ऑफ द वैल्यूज हैं आपकी 15 से ज्यादा हो या 15 से कम हो, तो ये कुछ भी पॉसिबल है। तो हम कह रहे हैं कि ग्रुप की वजह से ना, जो आप ये ग्रुपिंग कर रहे हो, मतलब जो भी आप ये ग्रुपिंग कर रहे हो, इसकी वजह से आपको नुकसान क्या होता है, आपको ये नुकसान होता है, इस ग्रुपिंग की वजह से क्या नुकसान हो रहा है आपको, कि जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पा रही, मतलब आपने एक मिड वैल्यू ली, उसके अराउंड आपने आंसर बता दिया, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पा रही, तो इसको करेक्ट करना पड़ता है। अब देखो क्या होता है, ये जो आपकी ग्रुपिंग की वजह से एरर हो रहा है, इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आपको फर्स्ट और थर्ड मूवमेंट को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सेकंड और फोर्थ मूवमेंट को करेक्ट करने की जरूरत है। तो बेसिकली ये आपका फॉर्मूला है, मतलब एक बार आप गो थ्रू कर लो, देख लो, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए तो आपको डायरेक्टली आंसर करना होगा, और ये कब एप्लीकेबल होगा, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें, क्योंकि अगर डिस्क्रीट की बात करो तो इंडिविजुअल वैल्यूज ले रहे हो, तो हर किसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो आपको एरर नहीं होगा। तो शेफर्ड्स करेक्शन फॉर ग्रुपिंग एरर्स कब होता है, कंटिन्यूस सीरीज में, जब आप कंटिन्यूस सीरीज में आप मिड वैल्यू ले लेते हो, इसकी वजह से एरर होता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको सेकेंड और फोर्थ जो आपका मूवमेंट है उसको करेक्ट करना पड़ता है, उसके फॉर्मूलाज ये रहे। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या गिवन है, अगर कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस बताना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस बताओ, ठीक है, गामा की वैल्यू 0 है, तो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होगा, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन गामा 2 इज 0, गामा 2 अगर 0 है तो आपका कर्व कैसा होगा। अभी हमने पढ़ा गामा 2 की वैल्यू क्या आती है, बीटा 2 -3, तो गामा 2 0 है, मतलब बीटा 2 -3, या मैं कह सकती हूँ बीटा 2 इज इक्वल टू 3।
अभी देखना दोनों चीजें बात करते हैं, ये और ये। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, कि अगर आपका बीटा थ्री जीरो है, सॉरी बीटा टू थ्री है तो मेसोकॉर्टिक, गामा टू जीरो है तो मेसोकॉर्टिक। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, मेसोकॉर्टिक। इसका आंसर, आंसर ऑफ दिस विल बी मेसोकॉर्टिक. So that's all for today's class. Till then, keep learning and keep preparing. All the best.